बांका जिले में दो कृषि विज्ञान केंद्र हैं, एक सागर में है, एक देवरी में है। देवरी वाला जो कृषि विज्ञान केंद्र है, जैसी नगर वाला इलाका उसी में आता है। उस केवीके का काम मैं देख रहा हूँ और आज हम यहाँ जो चर्चा के लिए कर रहे हैं वो है विषय है प्राकृतिक खेती का। इसके पीछे जो हमारा अपना व्यक्तिगत विचार है वो ये है कि सरकार को एक तो फर्टिलाइजर पर सब्सिडी बहुत देनी पड़ रही, तो सरकार का एक उद्देश्य है कि लोग फर्टिलाइजर का उपयोग कम करें। और दूसरा जो बात है वो ये है कि हमारी जमीन की जो पोरोसिटी है, मतलब उसमें सरंध्रता जो थी, जो पानी सोखने की क्षमता थी वो कम हो गई। सूक्ष्म जीवों का जो भंडार था मिट्टी में वो कम हो गया। जमीन की उर्वरा शक्ति में कमी आ रही है, जमीन की जो हार्डनेस है वो बढ़ती जा रही है। उससे हमारे जो पोषक तत्वों का मोबिलाइजेशन है, पोषक तत्वों का जमीन के अंदर आवागमन है वो कम हो गया है। हम खाद डालते हैं तो ही हमें उसका फायदा मिलता है, खाद नहीं डालते हैं तो हमें बिल्कुल हमारी खेती बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं कर रही। जबकि पोषक तत्व जमीन में पर्याप्त है तो वो जो मोबिलिटी कम हो रही है उससे हमारी उत्पादन क्षमता धीरे धीरे कम होती जा रही है। बहुत सारी मिट्टियां हमारी मतलब जो हमारे बहुत लीडिंग स्टेट थे जैसे पंजाब है, आपका उत्तर प्रदेश का कुछ भाग है, यहाँ पे अब इतनी ज्यादा फर्टिलाइजर का एक्युमुलेशन हो गया कि 3 बोरी कम से कम 1 एकड़ में डालना पड़ता है, खाद तब जाकर उत्पादन होता है। माने 1.5 कुंटल यूरिया वहां डाल रहे हैं। तो इतनी ज्यादा मात्रा में फर्टिलाइजर डालने से हमारी जमीन धीरे धीरे कम उत्पादक हो रही है। तो सरकार के मन में ये विचार आया और ये जो प्राकृतिक खेती है इसका कोई अनुसंधान नहीं है। सबसे बड़ी बात ये, इसका कोई अनुसंधान नहीं है। कुछ हमारे किसान भाइयों ने अपने यहाँ कुछ काम किया और उनने जो अनुसंधान बताया सरकार ने उसको हूबहू एडॉप्ट किया और उनके अनुभव जो है पहले हम लोगों को बताया गया कि आप उसमें, क्योंकि कई लोग अभी भी जैसे हमारे डॉक्टर MP दुबे साहब है सागर में, वो अभी भी कहते हैं कि साहब ये इससे कुछ नहीं होगा। पर हमने कहा सरकार कह रही है, माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं तो उसको तो करना ही पड़ेगा ना, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। भाई देश का शीर्ष नेतृत्व अगर आपको इस बारे में बोल रहा है तो आपको तो प्राकृतिक कृषि का जो विचार है वो सर्वप्रथम किसानों ने किया। इसको उनके बहुत अच्छे अपने अनुभव थे, उन अनुभवों को सरकार ने रेक्टिफाई किया और 16 दिसंबर 2021 को आचार्य देवव्रत जी जो महामहिम राज्यपाल है इस समय गुजरात के, उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ देश को संबोधित किया था। उन्होंने अपने गुरुकुल में 200 एकड़ में इस काम को पिछले 10-15 सालों से कर रहे हैं वो, तब जाके उनने अपना लोगों को इस बारे में बताना शुरू किया। और अभी हम लोगों को पूरे देश के 450 कृषि विज्ञान केंद्र माने 450 जिलों के वैज्ञानिकों को उन्होंने गुरुकुल वहां बुलाया था और उन्होंने दिखाया वहां पे। और दिखाने के बाद लोगों के मन में ये विश्वास पैदा किया कि प्राकृतिक खेती से भी हम खेती कर सकते हैं। लेकिन ये जरूर है कि अगर मान लो हमें अभी इस साल में धान मान लो हमारी 1 एकड़ में 15 कुंटल निकली और हमने प्राकृतिक खेती करेंगे तो हो सकता हमें पहले साल में 12-13 कुंटल उत्पादन मिले, दूसरे साल में थोड़ा और बढ़ेगा और तीसरे चौथे साल में हमारा उत्पादन उसी लेवल पे आ जाएगा। तो धान है, गेहूं है, मक्का है, ज्वार है, ये खाद्यान्न फसलें हैं, इनमें हम इनका उपयोग कम करें क्योंकि इनकी पोषक तत्वों की मांग ज्यादा है ना। लेकिन जो दलहनी फसलें हैं, दलहनी फसलों में हम कम खाद डाल के भी उनका उत्पादन ले लेते हैं। तो उसमें अगर ये काम हम शुरू करते हैं तो हमारा जो प्राकृतिक कृषि का जो सिद्धांत है जिसमें हमें रासायनिक खेती या रसायन का बिल्कुल उपयोग नहीं करना, उससे हम बच सकते हैं, है ना। तो इसमें 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। वैसे तो इसके सैद्धांतिक रूप से 4 चीजें हैं इसमें, तो एक आध चीज तो हम कर रहे हैं। जैसे इसमें एक लाइव इंटरक्रॉपिंग का है, मतलब जैसे हम चना के साथ सरसों डाल देते हैं। तो वैसे तो पहले तो मना किया जाता था कि ये चना के साथ हमें कोई और फसल डालेंगे तो चना का उत्पादन कम होगा। लेकिन अगर हमने एक निश्चित दूरी पे पौधों को मेंटेन किया, 2-3 फीट की दूरी पे सरसों अगर डली है तो उससे हमारे उत्पादन में बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अतिरिक्त फसल के रूप में हमें सरसों मिल जाती है। और उससे क्या है कि छाया बनी रहेगी, तो जो जमीन के अंदर सूक्ष्म जीव हैं या केंचुए हैं उनको एकदम धूप नहीं पड़ेगी, तो उससे हमारा उत्पादन बढ़ाने में मददगार होगा। तो पहले जो बात थी कि हमें इंटरक्रॉपिंग नहीं करनी है या मिक्स क्रॉपिंग नहीं करनी है, सोल क्रॉप ले हमें ज्यादा फायदा होता है, लेकिन अब इस प्राकृतिक खेती के सिद्धांत में ये भी शामिल है कि हम सह फसली
कोई भी खेती करें जिससे हमें एक साथ 2 फसलें मिले, रिस्क कम रहे हमारी और जमीन एकदम गर्म ना हो। दूसरा इसका सिद्धांत है कि बार बार हमें मिट्टी को डिस्टर्ब नहीं करना। मतलब हम पहले प्लाऊ कर देते हैं, पहले आग लगाते हैं, फिर प्लाऊ करते हैं, फिर प्लाऊ करने के बाद फिर 2 बार 3 बार जुताई करते हैं। तो जितनी बार आप जुताई करेंगे उतनी बार जमीन का कार्बन उड़ता है या नष्ट होता है। तो हमें जुताई तो करनी है लेकिन कम करनी है, आवश्यकता अनुसार। अननेसेसरी नहीं कि हमने जोत कर डाल दी। अगर हमें ऐसी परिस्थिति है तो जरूर करें उसको, लेकिन अनावश्यक हमें इसको जुताई नहीं करना। तीसरी बात है इसमें मल्चिंग की, कि ऐसी फसलें जिनको हम जगह काफी जिनमें रहती है उनमें या तो हम सह फसल के रूप में दूसरी फसल लगाएं। जैसे मान लो मक्का है, बहुत दूरी पे लगता है ना। मक्के में पौधे से पौधे की दूरी या लाइन से लाइन की दूरी ज्यादा रहती है, तो बीच में हम कोई दूसरी फसल, कम अवधि की फसल लगा के हम उसको हार्वेस्ट कर सकते हैं। और मान लो नहीं हार्वेस्ट करना तो जो हरी खाद की फसल है, आपका ढैंचा है, सन है, उसको लगा के और उसको वहीं काट के डाल दो तो वो बरसात में सड़ जाएगी, खाद बन जाएगी उसकी। पर ये काम बहुत बड़े इलाके में नहीं करना, एक ये भी उसका रिस्ट्रिक्शन है, क्योंकि इसमें जो भी काम है वो हाथ से होने वाले ज्यादातर काम है, मशीनों से होने वाले काम कम है। और सबसे बड़ी समस्या तो श्रम की है, काम करने वालों की। वो भी एक इसमें मुद्दे की बात है कि हम बहुत बड़े इलाके में इसलिए नहीं कर सकते इस काम को क्योंकि हमारे पास उतना श्रम करने वाले लोग नहीं है। तो हमें जितनी भी हमारी जमीन है उसका लगभग 1/10 हिस्से में, मान लीजिए हमारे पास 10 एकड़ जमीन है तो हम 1 एकड़ में काम कर सकते हैं। हमारे पास 5 एकड़ जमीन है तो हम उसको आधा एकड़ में उस काम को कर सकते हैं। जिससे अभी भी कई लोग ऐसे हैं, जैसे अभी देवरी में हमारी एक दिन चर्चा हुई किसी से, क्या नाम था उनका, सिनेमा वाले हैं कोई, हाँ अन्नू। तो वो ये बोले कि हमें हमारे जो गेहूं हमने घर के खाने के लिए बोया था वो हमारा बढ़ नहीं रहा, तो हमने कहा थोड़ा उसमें यूरिया की टॉप ड्रेसिंग कर दो। तो बोले नहीं, यूरिया तो डाल ही नहीं उसमें, तो बिना खाद के बना रहे, गेहूं बिना खाद के तैयार करेंगे। तो हमने कहा नैनो यूरिया का स्प्रे कर दो, उसमें नैनो डीएपी का कर दो, एनपीके का कर दो। बोले नहीं, रासायन तो डालना ही नहीं, और बताओ। तो हमने कहा गौमूत्र का स्प्रे करो। तो बोले उससे कितना लाभ होगा? हमने कहा 1-2 बार आप गौमूत्र का स्प्रे करो, कुछ आपको शुरुआत में अभी लाभ होगा, हालांकि कोई खाद आपने डाला ही नहीं है उसमें। इसके बाद आप जीवामृत तैयार करो और जीवामृत को जमीन में डालो तो आपको थोड़ा ज्यादा लाभ होगा। तो उन्होंने वो 10-15 दिन में जीवामृत तैयार हुआ, फिर उपयोग किया, जब तक उसमें बालियां आ गई। लेकिन उन्होंने कहा कि जो हमने 2 बार गौमूत्र डाला, 1 बार जीवामृत जमीन में डाला, फिर 1 बार स्प्रे किया, इससे हमारा ऐसा लग रहा कि हमने खाद डाली है इसमें, मतलब इतना अच्छा हो गया गेहूं। तो छोटे इलाके में हम इस चीज को मैनेज कर सकते हैं और बहुत से लोग कर भी रहे हैं। मतलब जो खाद नहीं डाल रहे हैं वो किसी न किसी दूसरे साधन से, जैसे गौतम जी बैठे हैं, आप गौमूत्र का उपयोग करते हैं, आप बैठे हैं, आप जीवामृत और चीजों को तैयार करके डाल रहे हैं, तो इससे लाभ भी हो रहा है। हमने भी इसका उपयोग किया, तब हम ये बात कर रहे हैं, सब्जियों में हमने इसको डाला, आपका क्या नाम, ये मसूर में हमने इसको डाला। तो मसूर में जो डीएपी डाला था वो तो डला ही था, 1-2 बार हमने जीवामृत का भी स्प्रे कर दिया, माइकोराइजा का भी स्प्रे की मैंने जमीन में डाल दिया, तो मसूर हमारी बहुत अच्छी हो गई। जो हमें उसमें बाद में एनपीके का स्प्रे करना था या कोई और सल्फर का स्प्रे करना था, उससे हम बच गए और हमारा फसल अच्छी हो गई। तो हम इसके जो 3-4 चीजें बनाने की हैं। और दूसरा ये है कि ये प्राकृतिक खेती गौ आधारित है, देसी गाय पे आधारित है। गाय और भैंस में हम भैंस का दूध उपयोग करें, लेकिन गोबर उपयोग करें, गौमूत्र उपयोग करें, खाद बनाएं, गोबर की खाद डालें, हम कोई समस्या नहीं है, बायोगैस की सैलरी डालें, हरी खाद जो डालते हैं वो डालें। लेकिन इसमें जो प्राकृतिक खेती में जीवामृत बनाना है, घन जीवामृत बनाना है या नीमास्त बनाना है या और भी जो इसके नुस्खे हैं, उनमें हमें देसी गाय का ही जो बाई प्रोडक्ट है उनका उपयोग करना है, गाय का गोबर और गाय का गौमूत्र। क्यों? क्योंकि गाय का जो गोबर है उसके अंदर लाभकारी जीवाणुओं की संख्या बहुत ज्यादा होती है। इसी प्रकार से गाय का जो गौमूत्र है उसके अंदर जो कंटेंट है वो अन्य जानवर जो हमारे हैं, चाहे माने गाय में ही कोई इंप्रूव नस्ल जो विदेशी नस्ल है वो हो या भैंस हो, उससे बेहतर है। तो देसी गाय के गौमूत्र और गोबर का उपयोग करना है। देसी गाय के गोबर और गौमूत्र से 2 चीजें बहुत शीघ्रता से बन जाती है, एक घन जीवामृत और एक जीवामृत। जीवामृत तरल खाद है जो सीधे जमीन में पानी में मिला के उपयोग की जाती है, और घन जीवामृत ठोस खाद है, मतलब जैसे गोबर की खाद होती है उस तरह से। तो जीवामृत तैयार करने के लिए 1 ड्रम पानी में यानी 200 लीटर पानी में हमें 10 किलोग्राम गाय का गोबर, 10 लीटर गाय का गौमूत्र, 1 किलोग्राम बेसन, 1 किलोग्राम
गुड़ और थोड़ी सी मिट्टी खेत की या बरगद के नीचे की या पीपल के नीचे की जिसमें सूक्ष्म जीव हो। अब इसमें जो 5 चीजें हमने डाली, गोबर का काम है कि उसमें सूक्ष्म जीव होते हैं, मिट्टी का काम है कि उसमें सूक्ष्म जीव होते हैं, गुड़ बेसन ये दोनों चीजें इसके लिए हैं कि ये ऊर्जा प्रदान करते हैं, प्रोटीन मिलता है इससे। जो आपका गुड़ है, गुड़ से ऊर्जा मिलती है, सुक्रोज होता है शक्कर जैसा, तो ऊर्जा मिलती है जीवाणुओं को। और जो गौमूत्र है उसके अंदर ऐसे तत्व होते हैं जो पौधे की बढ़वार में सहायक होते हैं, जीवाणुओं की बढ़वार में सहायक होते हैं। तो इन सब का जो मिश्रण है, इसको जब हम तैयार 4-5 चीजों को मिला के रख देते हैं ढक के, और रोज उसको हमें ऐसा घड़ी की सुई की दिशा में घुमाना है। अब घड़ी की सुई की दिशा में क्यों घुमाना? क्योंकि अगर हम सीधी दिशा में घुमाते हैं तो इसके जो जानकार लोग हैं, विशेषज्ञ हैं, वो ये कहते हैं कि घड़ी की सुई की दिशा में घुमाने से नीचे की चीज ऊपर और ऊपर की चीज नीचे आ जाती है। उल्टा घुमाने से वो नीचे की ऊपर, ऊपर की नीचे नहीं होती है। तो हमें घड़ी की सुई की दिशा में घुमाना है। दूसरा कारण और है कि जो नीचे से ऊपर बैक्टीरिया आएंगे तो कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं या कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जिनको ऑक्सीजन की जरूरत होती है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है। तो दोनों प्रकार के जीवाणु ऊपर नीचे होते रहेंगे तो उनकी संख्या में खूब वृद्धि हो जाएगी। 1 सप्ताह से यानी 7 से 10 दिन में ये तैयार हो जाता है जीवामृत। इसके बाद हम इसका खेतों में उपयोग कर सकते हैं। जब हमारी खेत खाली है या फसल छोटी है तो जो 200 लीटर हमने तैयार किया उसको सीधे हम स्प्रेयर के माध्यम से या हजारा के माध्यम से या स्प्रिंकलर के माध्यम से सीधा उपयोग कर सकते हैं 1 एकड़ जगह में। और कम से कम किसी भी फसल में आपको 2 से 3 बार सीधा उपयोग करना है। यानी 200 लीटर जो तैयार किया उसको हमें बोनी के पहले या बोनी के तत्काल बाद, फिर 15-20 दिन बाद, फिर 15-20 दिन बाद हमें इसका उपयोग करना है। इसके बाद हमारी फसल बड़ी हो जाएगी, फिर हमें इसका उपयोग नहीं करना, क्योंकि हम सीधा उपयोग करेंगे तो पत्तियों पे लग जाएगा ये, और पत्तियों का जो प्रकाश संश्लेषण है वो बाधित होगा। तो फिर हमें इसका स्प्रे करना है। स्प्रे करने के लिए 100 लीटर पानी में 5 लीटर जीवामृत को मिलाना है और उसका हम स्प्रे करेंगे पंप से। अब आप स्प्रे कितने बार भी कर सकते हैं, 7 दिन 10 दिन के अंतर पे आपके पास जितना उपलब्ध हो, तो आप अपनी फसल में 4, 5, 6 बार भी स्प्रे कर सकते हैं। इससे आपका उत्पादन बढ़िया होगा, फसल अच्छी होगी और जमीन में सूक्ष्म जीव बढ़ेंगे। अब कितने सूक्ष्म जीव होंगे? तो इसके प्रयोग किए गए कि 1 ड्रम में हमने केवल गोमूत्र और गोबर डाल के रख दिया, उसमें जीवाणुओं की संख्या 7 दिन बाद थी 3 लाख। दूसरा जो ड्रम था उस ड्रम में हमने गोबर, गौमूत्र और गुड़ डाला, तो उसमें सूक्ष्म जीव हो गए करीब 75 करोड़। और तीसरा ड्रम ऐसा था जिसमें हमने गुड़ नहीं डाला, बेसन डाला था, उसमें संख्या होगी 220 करोड़ केवल बेसन डालने से। और चौथा ड्रम ऐसा था जिसमें सारी चीजें डाली, मिट्टी तो सब में डाल ही रहे थे, तो उसमें संख्या बढ़ के हो गई 7600 करोड़, 7600 करोड़। मतलब ये जब चारों चीजें हमने मिलाई, गोबर, गौमूत्र, गुड़ और बेसन, तब जीवाणुओं की संख्या 7400 करोड़ हो गई। इतने करोड़ सूक्ष्म जीव जब जमीन के अंदर जाएंगे तो जमीन में माइक्रोबियल एक्टिविटी से जो हमारा उर्वरक जमीन में पड़ा हुआ पहले से है, या जो खाद हम डालते हैं, चाहे वो गोबर की खाद हो चाहे रासायनिक खाद हो, इसकी जो हमने बात की थी, इसकी जो मोबिलिटी है, मतलब जो आवागमन है जमीन में, वो नहीं हो पाता, तो उसको आवागमन को बढ़ाने के लिए सूक्ष्म जीव काम करते हैं। इसके अलावा इसमें जो जैसे माइकोराइजा का जो ग्लोमस फफूंद है, या ट्राइकोडर्मा है, या सूडोमोनास का जो बैक्टीरिया है, या पीएसबी का जो बैक्टीरिया है, फास्फोबैक्टीरिया, या राइजोबियम जो चने के या दलहनी फसलों में जो बैक्टीरिया होता है, ये सारे सूक्ष्म जीव इसमें रहते हैं। तो ये स्वतंत्र रूप से भी अपना काम करते हैं। मैंने दलहनी फसल लगाई तो उसमें राइजोबियम उसके साथ जुड़ जाएगा, अनाज वाली फसल लगाई तो एजेटोबैक्टर या एजोस्पाइरिलम उस कल्चर में है, वो सब जुड़ जाएगा। तो आपकी जो पोषक तत्वों की जो आवश्यकता है वो उससे पूर्ति हो जाएगी। अब इसका लेकिन ये है कि जो जीवामृत हमने तैयार किया, वो जीवामृत हमें 7 से 10 दिन में तैयार हो जाएगा। आजकल तो इसका फर्मेंटर भी आने लगा, मतलब 2 दिन में तैयार हो जाएगा। ये फर्मेंटेशन की क्रिया, जो जीवाणु उसके अंदर है या जो सूक्ष्म जीव है, वो इसको फर्मेंटेशन आप ऐसे समझ लो कि जैसे मतलब किसी चीज को सड़ाना है ना। फर्मेंटेशन की क्रिया 7 से 10 दिन में होती है।
अब आजकल मशीन आ गई है, कल ही एक किसी ने मशीन डाली कि ये ड्रम में मशीन लगा दो तो 2 दिन में जीवामृत तैयार हो जाएगा। तो हम माने बदबू से बचेंगे और जल्दी फर्मेंटेशन हो जाएगा, हमें जल्दी हमारा बनता रहेगा। 10-12 हजार रुपए की मशीन है वो, और सौर ऊर्जा से चलती है वो, सौर प्लेट लगी है उसमें। कल ही वो हमारे रायसेन से दुबे जी ने डाली कि ये खरीद लो, तो मैंने कहा 10,000 रुपए की है तो कोई महंगी नहीं है, खरीद सकते हैं। तो जल्दी तैयार करने के लिए वो फर्मेंटर भी लग जाता है, फर्मेंटेशन की क्रिया हो जाती है, किण्वन जिसको कहते हैं। तो ये सूक्ष्म जीव 7 से 10 दिन में अपनी मैक्सिमम संख्या पे पहुंच जाते हैं। और इस जो हमने जीवामृत तैयार किया, इसको 1 सप्ताह के अंदर हमें उपयोग कर लेना चाहिए। अगर हमने 1 सप्ताह में उपयोग नहीं किया तो जिस गति से सूक्ष्म जीव बढ़ते हैं फिर उसी गति से वो कम होने लगते हैं, क्योंकि उनका भोजन खत्म हो जाता है, वो मैक्सिमम भोजन कर लेते हैं। तो 7 दिन के अंदर उपयोग करना। अब मान लो कभी परिस्थिति ऐसी बन गई कि हमने उसका उपयोग नहीं कर पाया तो हमारा जीवामृत खराब हो जाएगा। तो उसके लिए फिर है घन जीवामृत। घन जीवामृत में क्या करना है कि 1 कुंटल गोबर में हम 1 किलोग्राम गुड़, 1 किलोग्राम बेसन, 1 लीटर गाय का गौमूत्र मिला के और थोड़ी सी मिट्टी मिला के हम छोटी छोटी बॉल या छोटे कंडे कंडी बना के हम छाया में उसको सुखा लें, और सुखाने के बाद हम उसको रख लें और 6 महीने तक रख सकते हैं उसको। जब हमें आवश्यकता पड़े तो उसको पीस के, या मान लीजिए कोई बड़ी फसल है जैसे मक्का है तो हम एक एक जो है वो छोटा जो बॉल हमने बनाया था हर पौधे के पास रख दें, जिससे बरसात में वो जमीन में चला जाएगा। जैसे मान लो चना या मसूर ऐसी फसल है तो उसको हम कूट के और पूरे खेत में फेंक दें और सिंचाई कर दें तो वो जमीन में चला जाएगा। तो ये सूखा खाद है। तो 2 ही प्रकार के खादों का उपयोग करना है, गीला खाद और सूखा खाद। इससे पोषक तत्वों की पूर्ति शुरुआत में जरूर थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क होगा उत्पादन में, लेकिन बाद में फिर बराबर पूर्ति हो जाती है। दूसरा इसमें यह है कि जमीन खाली ना रहे, इसके लिए मुख्य फसल के साथ हमें एक अंतर्वर्ती फसल लगानी है। मान लो हमने सोयाबीन लगाया तो सोयाबीन की अगर घनी फसल है तो ठीक है, लेकिन जनरली क्या होता है सोयाबीन को थोड़ी दूरी पे लगाने में हमें ज्यादा फायदा होता है, या मक्के को दूरी पे ही लगाते हैं या ज्वार को थोड़ी दूरी पे ही लगाते हैं। तो उससे बचने के लिए हम वहां पे अंतर्वर्ती फसल के रूप में कोई दूसरी फसल हम जैसे उड़द है, मूंग है, या नहीं है तो सन है, ढेंचा है, इसको हम लगा सकते हैं। और बाद में मान लो इसको आपको फसल नहीं लेनी तो उसको काट काट के खेत में डाल दें तो वो खाद बन जाएगी आपकी सन या ढेंचा की। आपको जुताई के लिए समय तो है नहीं उसमें, तो आप अंतर्वर्ती फसल के रूप में या सह फसली की फसल के रूप में, जैसे मान लो कोई गन्ना लगाता है, अपने यहाँ तो खैर नहीं होता, लेकिन जहां गन्ना होता है, गन्ना तो देर से बड़ा होता है, तो उस बीच में कोई प्याज लगा सकता है या मूंग लगा सकता है। कोई भी फसल जो फरवरी का गन्ना है उसमें ये फसल लगा के हम जमीन को तपने से भी बचा सकते हैं और हमारा जो उत्पादन है उससे हमें डबल इनकम हो जाएगी उससे। तो हम सह फसली खेती या अंतर्वर्ती खेती के रूप में जमीन में एक साथ 2 फसलें हम अवश्य लगाएं। जैसे अभी मसूर में, चने में, गेहूं में कई लोग खुद से डाल देते हैं, और हमने ये देखा, आपने भी महसूस किया होगा कि जहां घनी हो जाती है हमारी सरसों चना में, वहां चना जरूर कमजोर होता है, लेकिन जहां थोड़ा दूर दूर होती है तो सरसों का पौधा भी अच्छा होता है और चने में भी नुकसान नहीं होता उसका। तो हम अंतर्वर्ती फसल के रूप में, सह फसल के रूप में जमीन में फसल लगाएं। दूसरा मल्चिंग। अगर मान लीजिए हमने सब्जियां लगाते हैं तो आपने देखा होगा कि इस समय पॉलिथीन शीट की मल्चिंग ज्यादा किसान भाई करते हैं। तो पॉलिथीन की शीट की बजाय हम जो जैविक मल्च है, जैसे हमारे पास अब तो धान भी हो रही है, तो धान का पैरा है, गेहूं का डंठल है, या आपका ज्वार की जो कड़पी है या मक्के के डंठल है, इनकी हम जमीन में डाल के इनको मल्चिंग कर देंगे तो कचरा भी नहीं होगा और कालांतर में ये सड़ जाएंगे, तो हमारी खाद भी बन जाएगी। तो जो सूक्ष्म जीव है उनको कार्बनिक पदार्थ लगातार मिलता रहेगा। तो ये तो हुई उत्पादन की बात। अब जब भी हमने कोई फसल लगाई तो वहां कीड़े भी होंगे, तो कीड़े होंगे तो कीड़ों के लिए इसमें आपको कोई भी रसायन का उपयोग क्योंकि करना ही नहीं है। प्राकृतिक खेती में कोई भी बाहर की इनपुट उपयोग नहीं करना। इवन अभी तो मीटिंग में बताया कि राइजोबियम, पीएसबी, ट्राइकोडर्मा, सूडोमोनास, माइकोराइजा, ये जो कल्चर डालना ये भी नहीं डालना। किसान को कोई चीज बाहर से नहीं खरीदना। हाँ, यूरिया का तो काम ही नहीं है। यूरिया रसायन ही है वो तो। आपके पास जो गोबर की खाद है, आपके पास जो हरी खाद की फसल है उसको लगा सकते हैं, बायोगैस की सैलरी डाल सकते हैं, इन्हीं का उपयोग करना है। तो रासायनिक जब हमें किसी चीज का उपयोग नहीं करना तो इसमें कीड़ों को नष्ट करने के लिए एक सबसे सरल है नीमास्त्र। सबसे सरल तो है गौमूत्र।
गौमूत्र को 10 लीटर पानी में 1 लीटर गौमूत्र को मिला के अगर आप रेगुलर स्प्रे करते हैं तो कोई भी रस चूसक कीट उस खेत में नहीं होंगे। दूसरा है, हाँ हाँ बिल्कुल, माहू तो एकदम खत्म हो जाती, लगती नहीं। 7 दिन 10 दिन के अंदर 4-5 बार स्प्रे कर दें, सब खत्म हो जाएगी। हाँ, माहू बिल्कुल खत्म हो जाती है उससे। दूसरा है नीमास्त्र। नीमास्त्र में 100 लीटर पानी में 5 किलोग्राम नीम की पत्तियां 1 लीटर गौमूत्र मिला के हमें रख देना है और 7 दिन बाद उसको छान के उसका स्प्रे अगर हम कर दें तो जितने भी रस चूसक कीट है वो नहीं लगेंगे। इसके अलावा पॉलीथिन या जैसे मान लो टीन का टुकड़ा है तो टीन का टुकड़ा हमने छोटे छोटे कटवा ले हम इस साइज के, उसमें एक तरफ नीले रंग से पोत दें, एक तरफ पीले रंग से पोत दें और उसमें अलसी का तेल या ग्रीस लगा के हम खेत में जगह जगह उसको लटका दें। इसके पीछे एक फोटो दी गई है, ये है ना इन सब, ये नीले और पीले, तो ये क्या है, रस चूसक कीटों के लिए है। नीला रंग जो है वो थ्रिप्स के लिए होता है और माइट्स के लिए होता है। हाँ, ऑयल भी लगा सकते हैं, कोई भी चीज जिसमें कीड़े चिपक जाएं। नहीं 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 नहीं, थोड़ा सा, ज्यादा थोड़ी, हल्का सा बगैर बिना जला। और पीला रंग है सफेद मक्खी और माहू के लिए है। तो अगर इनको हम 10-10 फीट की दूरी पर खेत में लगा दें तो जितने भी कीड़े हैं वो उनके एडल्ट उड़ के इसमें चिपक जाएंगे और एडल्ट इसमें चिपक जाएंगे तो वो फिर अंडे नहीं दे पाएंगे। अंडे नहीं देंगे तो ऑटोमेटिक उनकी संख्या खत्म हो जाएगी। तो एडल्ट इसमें चिपक जाते हैं, प्रौढ़ जो कीट है, जब वो चिपक जाएंगे तो फिर आपका समस्या खत्म हो जाएगी। तो ये हम इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा 1 किलोग्राम लहसुन, 1 किलोग्राम लाल मिर्च या हरी मिर्च जो तेज हो, दोनों को हम पीस के 150 से 200 लीटर पानी में घोल के शुरुआती दौर से, जैसे मान ली हमने सोयाबीन लगाया या चना लगाया, जब हमारा 20 दिन 25 दिन का हो तो 1 स्प्रे कर दें, फिर 10 दिन के बाद 1 स्प्रे और कर दें। 2 या 3 बार आप स्प्रे कर देंगे तो जितनी भी इल्ली है वो सारी इल्ली आपकी खत्म हो जाएगी, छोटी इल्ली, क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान छोटी इल्ली करती है। तो अगर आप इस तरह से स्प्रे कर देंगे तो फिर आपको बाद में कोई दवा डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नीम का तेल, नीम की निबोली का रस, ये आजकल तो बाजार में भी 50,000 ppm तक नीम का तेल आने लगा है। 50,000 ppm बहुत होता, 3,000 ppm 4,000 ppm आता था पहले, लेकिन अब चूंकि मशीनों का दौर है तो और रेक्टिफाई करके उसका वो चीजों को हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तो चूंकि अब एकदम कोई कसम नहीं खानी कि प्राकृतिक खेती कर रहे तो हम जो है ट्राइकोडर्मा नहीं डालेंगे, बिल्कुल डालें ट्राइकोडर्मा, बिल्कुल डालें स्यूडोमोनास, बिल्कुल हम गोबर की खाद डालें, केंचुआ की खाद डालें, जो हमारे पास जैविक साधन है उनका तो उपयोग करें ही, साथ ही साथ हम जीवामृत है, घन जीवामृत है, नीमास्त्र है इल्लियों के लिए, या